हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं हम। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। इसमें कि आपका HPGK और हिंदी ग्रामर, ठीक है, दोनों मिक्स चले हुए हैं कंटिन्यू। तो आपने हर रोज़ जो वीडियो को शाम को 7:30 बजे वॉच आउट कर लेना है। 7:30 बजे आपकी वीडियो अपलोडेड होती है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मॉक टेस्ट आपके जो ये कंटिन्यू चले हुए हैं, आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं फ़िलहाल तो आपके अभी आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी आचार संहिता ख़त्म होगी, जून की 4 तारीख को आपके रिज़ल्ट है इसके इलेक्शनों के, उसके बाद आपकी भर्तियाँ जो ये कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, जैसे आपकी सबसे पहले तो रहेगी पटवारी और पुलिस की, ये वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले आपकी। तो आपके पास अभी 2-3 मंथ है लगभग मिला के, 2 अप्रैल, मई और जून। अप्रैल और मई रखिए, जून में अगर नोटिफिकेशन निकल जाती है तो फिर आपका जुलाई या अगस्त तक इनके पेपर भी हो जाएंगे पटवारी के। ठीक है, प्रोसेस पुलिस का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो इसमें यह है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर जून में आपके पटवारी की नोटिफिकेशन निकाल देते हैं ये, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद आपकी आचार संहिता खत्म होगी। ठीक है, तो अगर ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं फिर जून में पटवारी की, क्योंकि सबसे पहले यही भर्तियाँ होंगी आपकी जो पुलिस और पटवारी की है, तो फिर जून जुलाई, तो जुलाई अगस्त में आपके इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है। ठीक है, ताबो मठ को, की मठ को, मसरूर रोक का टेम्पल को, या मैक्लोडगंज को। तो हिमाचल प्रदेश का अजंता जो वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके ताबो मठ को। ठीक है, ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि की मठ जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है तो लाहौल स्पीति में, पर कौन सी जगह पे, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि की मठ जो आपका ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में कहाँ पे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये S चक्रवर्ती थे, श्री NC मेहता थे, श्री जयवंत राम थे, या श्रीमती लीला सेठ थी। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये थे आपके S चक्रवर्ती। ठीक है, S चक्रवर्ती जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये पद्म संभव जाने जाते हैं, या फिर बाबा कांशीराम जाने जाते हैं, सरदार शोभा सिंह, या निकोलस रोरिक। तो निकोलस रोरिक। ठीक है, जो निकोलस रोरिक है, ये निकोलस रोरिक ये किसके नाम से जाने जाते थे, महर्षि के नाम से। किसके नाम से, महर्षि के नाम से जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। निकोलस रोरिक महर्षि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्यास गुफा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये बिलासपुर में है, शिमला में है, कांगड़ा में है, या मंडी में है। तो ब्यास गुफा जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी ब्यास गुफा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सती स्तंभ कहाँ पर है। सती स्तंभ या सती पिल्लर बोल सकते हो आप इसको, सती पिल्लर, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आपका चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, या हमीरपुर में है। तो आपकी जो सती पिल्लर है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो है शिमला में है, पालमपुर में है, नौणी में है, नाहन में है। कहाँ पे स्थित है हिमाचल प्रदेश जीव विज्ञान प्रयोगशाला। तो ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो ये पांवटा साहिब में है, ऊना में है, पंचकुला में है, या अंद्रेटा में है। तो वो सरदार अजीत सिंह जो स्मारक है आपका ये पंचकुला में है। ठीक है, और पंचकुला कहाँ स्थित है आपका, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका पंचकुला, यहाँ पे सरदार अजीत सिंह स्मारक जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुब्बर हट्टी हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है। तो जुब्बर हट्टी जो हवाई पट्टी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सोलन में है, चंबा में है, कांगड़ा में, या हमीरपुर में। तो जुब्बर हट्टी हवाई पट्टी जो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपकी जुब्बर हट्टी हवाई पट्टी जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये किन्नौर में है, चंबा में है, कुल्लू में है या शिमला में है? तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आंध्रा जल विद्युत परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिससे वो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? किस नदी की? हिमाचल प्रदेश की। एक और लिख लो ऑप्शन, यमुना। ठीक है, तो किस नदी की जो विद्युत उत्पादन क्षमता जो वो सर्वाधिक है? तो वो है आपकी सतलुज नदी की। ठीक है, सतलुज नदी की विद्युत उत्पादन क्षमता जो वो सबसे अधिक है। तो ये था आपके HPGK का। अब आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? ठीक है, ये चिन्ह दिया है आपके पास, एक ये दिया है, एक चिन्ह आपके पास ये है, एक चिन्ह आपके पास ये है और एक चिन्ह आपके पास ये है। तो आपने इनमें से बताना है कि अल्प विराम कौन सा है। तो अल्प विराम ये जो आपका 2 बिंदु वाला सेकंड वाला ये आपका कौन सा है? ये है आपका अर्ध विराम। तो ये कौन सा आपका? ये है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम नहीं, इसको बोलते हैं आप उपविराम। तो ये कौन सा चिन्ह है? ये जो 2 बिंदु वाला ये आपका उपविराम। ठीक है, ये जो आपका ये है आपका अर्ध विराम। कौन सा? इसको बोलते हैं आप अर्ध विराम। ये जो आपका ये है प्रश्नवाचक, ये सबको पता है प्रश्नवाचक। और ये जो बच गया फर्स्ट वाला आपका ये है आपका अल्प विराम। ठीक है, ये है आपका अल्प विराम। तो ये फर्स्ट वाला इसमें पूछा भी है गया कि इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो इसमें जो अल्प विराम है आपका ए जो है ये वाला आपका अल्प विराम हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो चिन्ह होता है ये किस चीज़ का होता है। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं आप। ये अर्ध विराम हो गया, ये उप विराम हो गया, प्रश्न विराचक, ये अल्प विराम। लेकिन ये जो मैंने बनाया ये कौन सा चिन्ह है, मतलब इसको आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो चिन्ह है ये कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने परिश्रम बहुत किया इसलिए सफल हो गया। ठीक है, अब ये 2 वाक्य जोड़े गए हैं। किससे जोड़े गए हैं? इसलिए से। ठीक है, इसलिए से। तो इसलिए से जोड़े गए, मैंने परिश्रम बहुत किया, ये 2 वाक्य जोड़े गए। और जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है आपस में तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और जो कंडीशनल वाक्य होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे 2 अलग वाक्य, मैंने परिश्रम बहुत किया, एक वाक्य ये हो गया। ठीक है, इसलिए मैं सफल हो गया। मैंने परिश्रम बहुत किया इसलिए सफल हो गया। ठीक है, और सफल होना एक अलग वाक्य है। तो जहाँ भी वाक्य आपके जो इसलिए से जुड़े, तथा से जुड़े और से जुड़े, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ भी वाक्य आपका इसलिए से जुड़े, तथा से जुड़े, और से जुड़े, वो वाक्य जो होंगे आपके संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य होंगे? संयुक्त वाक्य। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि मतलब अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी तो वो आपका कंडीशनल वाक्य बन जाता है और फिर वो आपका मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मैंने परिश्रम बहुत किया इसलिए सफल हो गया। तो जहाँ पे आपका इसलिए से जुड़े, तथा से जुड़े, और से जुड़े, वो वाक्य आपका कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा जो ये कौन से रस का स्थायी भाव है? तो ये आपके जुगुप्सा जो आपके विविध रस का स्थायी भाव है। तो विविध रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य हो जाएगा या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाता है आपका शोक। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और विवित्स इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो गया आश्चर्य, करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है आपका रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो वो गौण होता है वह कौन सा समास है? ठीक है, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद जो गौण है तो वह कौन सा समास है? तो वह तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो आपको पता है कि जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, जिसमें आपका
प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। और जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है, वो होता है आपका कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, वह होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वह होगा आपका द्वंद्व समास। तो इसका क्या, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो वह समास तत्पुरुष समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोदा में कौन सी संधि का उपयोग हुआ है? तो यशोदा का संधि विच्छेद जब करेंगे आप तो ये बन जाएगा यशा जमा दा। तो ये कौन से यहाँ पे विसर्ग हट पे क्या बन जाता है? ये यशोदा, यशोदा। तो इसका इसमें संधि कौन सी आपकी है? विसर्ग संधि। विसर्ग लग गई ना, विसर्ग का ओ बन गया, तो ये संधि कौन सी हो जाती है आपकी? विसर्ग संधि जो आपकी ये हो जाती है। तो यशोदा में कौन सी संधि का उपयोग हुआ है? विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन से समास होते हैं? ठीक है, तो द्वंद्व समास में तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे आपके द्वंद्व समास में। कर्मधारय समास में पहला पद जो आपकी विशेषता बताएगा, जहाँ पे विशेषता बता दी वो आपका कर्मधारय समास। ठीक है, और तत्पुरुष समास, इसमें तो आपको बता दिया कि उत्तर पद प्रधान होता है। कौन होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। बचा क्या आपके पास? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वह समास होते हैं जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। मतलब इसमें कोई भी पद जो प्रधान नहीं होगा बल्कि पूरा के पूरा वाक्य किसी और की तरफ इशारा करेगा। जैसे दशानन, दशानन दश है जिसके आनंद, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इशारा कर रहा है आपके रावण की तरफ, लंकापति रावण की तरफ। तो ये जो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? वो होता है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर होगा, स्थूल होगा, स्थावर या आगत? तो जंगम का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो है स्थावर। जंगम का विलोम शब्द स्थावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माता जी के जूते पुराने हैं। माता जी के जूते पुराने हैं, वाक्य में पुराने क्या है? तो ये जो पूरा वाक्य दिया ये आपका क्या है? पुराना। तो पुराने क्या है? पुराना जो विशेषता है, किसकी विशेषता है? जूते की विशेषता है। क्या है? जूते की विशेषता। और जूते क्या आपका? संज्ञा। और विशेषता किसकी होती है? हमेशा संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की हमेशा विशेषता होती है। तो पुराने जूते क्या है? जूते कैसे हैं? पुराने हैं। तो पुराने क्या है? इसकी विशेषता हो जाएगी। पुराने इसकी विशेषता हो जाएगी। तो जूते आपके पुराने हैं, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन दिया आपके कि भाववाचक संज्ञा है, संप्रदान है, विशेषण है, अधिकरण कारक है। तो आपका पता है कि पुराने जो है इसमें वो क्या है? वो आपका विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास हो गया? तो शताब्दी में समास कौन सा होगा? तो शताब्दी संख्यावाचक है। ठीक है, शताब्दी जो आपकी संख्यावाचक है, इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है, और जो इसमें प्रथम पद आपका संख्यावाचक होता है, जैसे शताब्दी हो गया, सप्तऋषि हो गया। ठीक है, शताब्दी हो गया, सप्तऋषि हो गया। तो ये जो समूह बना रहा है और ऊपर से क्या है? संख्यावाचक है, और जो समूह बनाता है और संख्यावाचक वाचक होता है वह समास होता है आपका द्विगु समास। जो समूह बनाए और संख्यावाचक हो तो वह समास होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो शताब्दी में समास कौन सा हो जाएगा? शताब्दी में आपका जो समास है वो हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। ठीक है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे दिन रात, दिन रात, ये किस में होगा? आपका द्वंद्व समास में। तत्पुरुष समास में इसमें कारक विभक्ति आएगी। ठीक है, बहुब्रीहि समास में जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको बुलाता है? शिव जी। तो ये किस में होता है? आपका बहुब्रीहि समास में। लेकिन यहाँ पूछा गया कि शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में आपका द्विगु समास है। ठीक है, शताब्दी में द्विगु समास है, क्योंकि एक तो ये समूह बना रहा है। ठीक है, 100 वर्षों का समूह, और ऊपर से पहला पद संख्यावाचक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल छत से गिरा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है?
तो आपको पता है कि अनिल जो यहाँ पे बताया गया छत से गिरा, तो अनिल जो वो छत से अलग हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पर भी अलगाव आ जाए, ठीक है, आपको पहले बताया कि अलगाव आ जाए, भय आ जाए, या किसी की तुलना करी जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है आपका? अपादान कारक होता है, ठीक है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो अनिल छत से गिरता है, ठीक है, अनिल कुत्ते से डरता है। तो इन सब चीज़ों में, जैसे कुत्ते से डरता है अनिल, जो वो कुत्ते से डरता है, अब किस चीज़ से डर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 में से आउट ऑफ के आपके कितने ठीक हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।